कहानी की शुरुआत में ही रजीना ऐसे कार्तिका के घर इसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया आती है। कहने लगती है इसका ब्रेकअप हो चुका है। कार्तिका कहने लगती है अरे एक ब्रेकअप से ही तुम इतनी दुखी हो, आजकल ब्रेकअप्स कॉमन है। मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ। फक दिस लॉकडाउन। जो तुमने मुझे किताबें दी वो सारी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ। प्रिया शॉकिंगली पूछने लगती है क्या ये सारी किताबें तुमने पढ़ ली? कार्तिका कहने लगती है हाँ यार, अगर तुम्हारे पास और किताबें हैं तो प्लीज मुझे दे दो। प्रिया कहने लगती है कि मेरे भाई की एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर तुमको काफी सारी किताबें मिलेंगी, जस्ट गो एंड चिल। तो उसके बाद प्रिया का भाई कार्तिका को लेकर अपनी लाइब्रेरी में आता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी सारी किताबें होती है। कार्तिका खुश होने लगती है कि अब तो मेरा लॉकडाउन यूं ही खत्म हो जाएगा। सोचने लगती है कि कौन सी किताब को पढूं। इसी दरमियान में कार्तिका को एक बहुत ही अजीब की किताब नजर आती है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये किताब 100 साल पुरानी है और दिखने में बहुत ही वेराइटी भी होती है। किताब के ऊपर सांप वगैरह, लॉक सिस्टम। सो कार्तिका बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करती है। एक्चुअली इस किताब में टोटली 5 कहानियाँ होती है। पहली कहानी की शुरुआत में ही मीरा नाम की एक लड़की अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास बैठकर रो रही होती है। अब उसी अपार्टमेंट में शक्ति नाम का एक बंदा होता है। मीरा को रोता हुआ देख इसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों रो रहे हो? मीरा शक्ति को जो हुआ वो बताने लगती है कि एक्चुअली लॉकडाउन स्टार्ट होते ही इसके घर के ओनर ने इसको अपने घर से निकाल दिया। मीरा ने उस बंदे को बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो बंदा मीरा की बात को नहीं माना। गुस्से में आकर मीरा इस बंदे को बहुत गालियां भी देने लगती है। उसके बाद मीरा अपने फ्रेंड को कॉल करने लगती है, हेल्प मांगने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो मीरा की ये प्रॉब्लम सुनने के बाद शक्ति कहने लगता है अरे बस इतनी सी प्रॉब्लम, मेरे फ्लैट में 2 कमरे हैं, एक कमरे में आप रह सकते हो। ऐसा कहते हुए मीरा को अपने फ्लैट लाकर उसका कमरा दिखाने लगता है। खैर दूसरे दिन शक्ति से मीरा को ये बात पता चलती है कि आज सुबह ही मीरा के घर के ओनर की डेथ हो गई। ये सुनने के बाद मीरा तो शॉक में ही रह जाती है और शक्ति से कहने लगती है कि शायद वो बंदा मेरी श्राप से ही मर चुका होगा। कल मैंने उसको श्राप दिया था कि वो बुरी मौत मरेगा, इसकी लाश को कोई छुएगा तक नहीं। आप देखो म्युनिसिपैलिटी वाले इसकी लाश को ले जा रहे हैं। लेकिन शक्ति मीरा की बातों पर यकीन नहीं करता, इसका मजाक उड़ाने लगता है। मीरा कहने लगती है अरे सच में मैं जो सोचती हूँ वही होता है। उसी वक्त जोमेटो वाला बंदा इनके घर आता है फूड डिलीवरी करने के लिए। सो मीरा शक्ति को अपनी शक्ति दिखाने लगती है। अपने मन ही मन ये सोचने लगती है कि इस बंदे की बाइक स्टार्ट ना हो और ऊपर से ये दोनों उस बंदे को देखते रहते हैं तो सच में उस बंदे की बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस बंदे की बाइक स्टार्ट हो जाती है, वो बंदा वहाँ से चला जाता है। शक्ति कहने लगता है देखा आपने जो सोचा वो हुआ नहीं। मीरा कहने लगती है कि पहले मैंने यही सोचा था कि उसकी बाइक स्टार्ट ना हो, लेकिन बाद में मुझे उस पर रहम आया, इसीलिए मैंने सोचा कि उस बंदे की बाइक स्टार्ट हो जाए। लेकिन फिर भी शक्ति मीरा की बातों पर यकीन नहीं करता, बस हवा में उड़ा देता है। कस्मा शक्ति बाहर जाकर एक बहुत बड़ी बैग लाता है। मीरा पूछने लगती है कि इतनी बड़ी बैग किस लिए? शक्ति कहने लगता है कि मेरे कुछ पर्सनल आइटम्स रखने के लिए। और उसी तरह शक्ति मीरा को अपने कमरे में आने ही नहीं देता। कहने लगता है कि हम थोड़ी देर बाद मुलाकात करेंगे। रात होने के बाद जब मीरा को कुछ आवाजें सुनाई देने पर दरवाजे के होल के जरिए से देखने पर यह बात पता चलती है कि शक्ति उस बैग में कोई भारी चीज लेकर अपने घर के बाहर जा रहा है। मौका देखकर जब मीरा शक्ति के कमरे में आती है तो इसके कमरे में एक और बैग होती है। उस बैग को ओपन करने पर इस बैग में एक लड़की की लाश होती है और बस यही नहीं, बाथरूम में भी एक लड़की की लाश होती है। शक्ति ने बहुत ही बेरहमी से मारा होता है इन तीनों लड़कियों को। सुबह होने के बाद शक्ति दोबारा एक और बड़ी बैग को लाता है। ये देखकर मीरा बहुत घबराने लगती है। उसी रात जब मीरा अपने कमरे में सो रही होती है, एक्चुअली सोई नहीं होती, जागी होती है, शक्ति मीरा के कमरे में आकर इसको सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करने लगता है। मीरा हल्के से अपने तकिए के नीचे से चाकू निकालने लगती है लेकिन इसके कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता। शायद मीरा का ये वहम था। सुबह होने के बाद मीरा अपने बैग्स पैक करने लगती है, सोच लेती है कि यहाँ से फटाफट से निकल जाएगी। लेकिन शक्ति मीरा को जाने ही नहीं देता। दरवाजा लॉक कर चुका होता है। कहने लगता है कि मैं तो तुमको रेप करके मार देना चाहता था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम खुद मुझसे कोऑपरेट करोगी। ऐसा कहते हुए मीरा को बहुत ही बेरहमी से मार पीट कर एक चेयर से बांध के रख देता है। उसके बाद शक्ति एक लड़की को मीरा के सामने लाकर एक चाकू से इस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके बैग में पैक करने लगता है। ये देखकर बेचारी मीरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी हॉल में शक्ति को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे चेयर का हटना। हॉल में जाने पर यह दिखता है कि वहाँ की एक चेयर अपने आप हिल रही है और उसी तरह शक्ति के साथ कुछ अजीब से हॉरर इंसिडेंट्स भी पेश आने लगते हैं। उसी वक्त शक्ति का एक फ्रेंड शक्ति को वीडियो कॉल करता है। शक्ति कहने लगता है
अरे यार, मैं रात को ढंग से नहीं सोया, इसीलिए शायद आज मुझे अजीब अजीब के हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। शक्ति का फ्रेंड पूछने लगता है कि तुम्हारा लॉकडाउन कैसे गुजर रहा है। शक्ति कहने लगता है, अरे मेरा क्या, अब तक 3 लड़कियों को रेप करके मार दिया, अभी भी एक और लड़की मेरे हाथ लगी है, बहुत ही मस्त माल है। इस तरह से अपने फ्रेंड को मीरा की फोटोज सेंड करने लगता है। शक्ति का फ्रेंड मीरा की फेसबुक प्रोफाइल को चेक करने लगता है। तभी इसको ये बात पता चलती है कि मीरा को तो कब का राम राम सत्य हो चुका है। ये देखकर जब शक्ति मीरा के पास जाता है तो चेयर में मीरा मौजूद ही नहीं होती। तभी पीछे से मीरा की आत्मा आकर शक्ति पर अटैक करती है। इस तरह से पहली कहानी दी एंड होती है। कहानी पढ़ने के बाद कार्तिका को बहुत ही अजीब लगता है। खैर जो भी हो, दूसरी कहानी को पढ़ना स्टार्ट करती है। कहानी की शुरुआत में ही एक यूट्यूबर ब्लॉगर एक लड़की के घर आकर दरवाजे की घंटी बजाने लगता है। घर के अंदर से वो लड़की बाहर आकर इस बंदे पर गुस्सा करने लगती है कि कौन हो तुम। ये यूट्यूबर कहने लगता है कि मैडम मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। लॉकडाउन के दरमियान मैं आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए आया हूँ। अगर आप परमिशन दोगे तो मैं अंदर आऊंगा, आपकी लाइफ को जानूंगा। देखिए मेरे वीडियोस काफी सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स देखते हैं, शायद आपको भी कोई चांस मिल जाए। वैसे भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो। सो काजल इस यूट्यूबर को दरवाजे के पास ही रुकाकर अपने घर के अंदर जाकर सैनिटाइजर, सर्फ एक्सेल, निरमा, वॉशिंग पाउडर सब कुछ लाकर इसके हाथ धुलवाती है। जब ये यूट्यूबर काजल के घर के अंदर जाता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे बंदे पड़े होते हैं और ऑलमोस्ट इन सारे लोगों की उंगलियां कटी होती है। और एक्चुअली ये लोग और कोई नहीं, एक दूध वाला होता है, एक पड़ोस वाला अंकल होता है, एक डिलीवरी बॉय होता है, एक टॉयलेट क्लीनर होता है। काजल इन सारे लोगों को अपने घर में बांधकर एक एक की उंगलियां काटती रहती है। थोड़ी देर के बाद योगी बाबू काजल के घर आता है, इससे कुछ बात करना चाहता है, घर के अंदर आने की परमिशन मांगता है। तो काजल इसके हाथों को भी सैनिटाइज करके अपने घर के अंदर लाकर इसके भी उंगलियां काट देती है। क्यों काटती है ये मुझे पता नहीं, एक्चुअली इससे सम काइंड ऑफ ए कॉमेडी स्टोरी। खैर ये कहानी पढ़ने के बाद कार्तिका तो शौक में रह जाती है कि ये किताब तो 100 साल पुरानी है और इस किताब में आजकल के हालत के बारे में लिखा है। कार्तिका यही बात प्रिया को कॉल करके बताने लगती है कि तुम बिलीव नहीं करोगी कि इस किताब में क्या लिखा है, आजकल के हालत के बारे में लिखा है। आखिरकार ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है? तुम अपने भाई से बात करके ये पता करो कि इस किताब की ऑथर कौन है, कहाँ से आई है ये किताब। अब इसी दरमियान में प्रिया का भाई किसी से फोन में बात करते हुए अपनी लाइब्रेरी को लॉक करके चला जाता है, मतलब भूल जाता है कि अंदर कार्तिका मौजूद है। खास बात कार्तिका तीसरी कहानी पढ़ना स्टार्ट करती है। यह कहानी भी कॉमेडी टाइप है। कहानी की शुरुआत में ही फिल्म डायरेक्टर जाकोब सुधी नाम की एक लड़की को लेकर सिद्धार्थ अभिमन्यु नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास आता है। मतलब सुधी सिंगर बनना चाहती है, इसीलिए जाकोब सुधी को इस म्यूजिक डायरेक्टर के पास लाता है। सो सिद्धार्थ सुधी को कुछ लिरिक्स देकर गाने के लिए कहता है। ये लिरिक्स सुनने के बाद सुधी फटाक से पहचान लेती है, ये तो ए.आर. रहमान सर की म्यूजिक है, आप कैसे दूसरों की म्यूजिक को कॉपी कर सकते हो? सिद्धार्थ कहने लगता है, अरे मैडम आजकल यही तो ट्रेंड है, कॉपी करो, मिक्स करो, नया गाना बन गया। सुधी सोचने लगती है कि भाड़ में जाओ तुम, मुझे तो गाने से मतलब है। इस तरह से गाना स्टार्ट करने लगती है। इसी गाने के दौरान सिद्धार्थ को एक अजीब की आवाज सुनाई देती रहती है। बार बार सुधी को कट कट कहने लगता है और एक बार तो सिद्धार्थ को सुधी के चेहरे पर किसी और बंदे का चेहरा नजर आता है। सुधी इरिटेट होकर जाकोब से कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर गाना नहीं गाना, मैं जा रही हूँ। इस तरह से जब सुधी और जाकोब जाने ही वाले होते हैं तभी यहाँ का पावर ऑफ हो जाता है। ये तीनों अपने अपने मोबाइल फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये दरवाजा तो ओपन ही नहीं होता। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ अंदर जाकर कैंडल सिलगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब भी ये सिलगाता कोई अनजान बंदा आकर फूंक मार देता, सिलगाता फूंक मारता, सिलगाता फूंक मारता। जब सिद्धार्थ दूसरी कैंडल लाने के लिए जाता है तभी इस कमरे में लाल साड़ी पहनकर अपने हाथ में कैंडल लेकर सुधी और जाकोब के सामने आती है। जाकोब पूछने लगता है कि कौन हो तुम? ये औरत रोते हुए कहने लगती है कि मैं तो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहती थी मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के साथ, लेकिन मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। इस तरह से रोने लगती है। उसी वक्त सिद्धार्थ एक और कैंडल के साथ सुधी और जाकोब के पास आता है। जाकोब पूछने लगता है कि तुमने इस लड़की के साथ क्या किया? देखो बेचारी रो रही है। इस तरह से अपने बगल में देखने पर इनके बगल में वो लड़की मौजूद नहीं होती। सिद्धार्थ कहने लगता है, अरे रे मैडम, यहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं है। कौन सी लड़की, कहाँ की लड़की? सुधी कहने लगती है कि तुम्हारे आने के डर से ही वो लड़की भाग गई। अपनी बीवी को ऐसे टॉर्चर करते हो। उसके बाद सुधी वॉशरूम जाती है तो ये देखती है कि उस वॉशरूम में पानी ही नहीं आ रहा और इस वॉशरूम में वही लाल साड़ी वाली लड़की रोते हुए अपने माथे को पीट रही होती है। जब सुधी इस लड़की को बुलाने लगती है तो ये लड़की जोर से चिल्लाने लगती है। सुधी डर के मारे जाकोब और सिद्धार्थ के पास आकर यही बात बताने लगती है
उसके बाद जब ये तीनों मिलकर बाथरूम में झांकने लगते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। जब ये दोनों वापस हॉल में आते हैं तो हॉल में एक बंदा इन दोनों को चाय बनाकर देता है। चाय पीते समय जाकोब कहने लगता है, अरे यार चाय तो बहुत ही मस्त बनाई तुमने, अगर चखने को कुछ मिल जाता तो और मजा आ जाता। तो वो चाय देने वाला बंदा अपने बालों में से एक ओढ़ा निकालकर जाकोब के हाथ में थमा देता है, और वो भी गरम गरम। उसके बाद इन तीनों को इस कमरे में बहुत सारे लोग नजर आने लगते हैं। फाइनली ये तीनों डर के मारे इस कमरे से बाहर चले ही जाते हैं। दूसरे दिन जब जाकोब अपनी कहानी लिख रहा होता है तो प्रोड्यूसर से जाकोब को ये बात पता चलती है कि म्यूजिक डायरेक्टर सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी से काफी सारे लोगों को ठोक दिया। ये खबर सुनने के बाद देखने के बाद जाकोब के तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगता है कि कल रात हमारे साथ सिद्धार्थ का भूत था। तभी जाकोब का कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है। सिद्धार्थ की आवाज आने लगती है। सो ये कहानी पढ़ने के बाद कार्तिका भी हल्के से हंसने लगती है। बहुत ही क्रेजी स्टोरी है। तभी कार्तिका को उस लाइब्रेरी में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत नजर आती है जो अपना माथा पीट रही होती है। कार्तिका पूछने लगती है कि कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे आई, तुम तो कहानी में थी। वो औरत कार्तिका को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए सडनली इसके सामने आकर चीखने लगती है। बेचारी कार्तिका डर के मारे नीचे गिर जाती है। बाद में कार्तिका ये देखती है कि मीरा इसके सीट पर बैठी होती है अपने हाथ में चाकू लेकर। थोड़ी देर के बाद ये बंदी भी गायब हो जाती है। जब कार्तिका अपना फोन लेकर इन नामों के बारे में चक्करने लगती है तो ये सारी कहानियाँ सच होती है। मतलब मीरा, सिद्धार्थ, खैर जो भी हो, कार्तिका फोर्थ कहानी पढ़ना स्टार्ट करती है। कहानी की शुरुआत में ही दो पियक्कड़ लोगों को दिखाया जाता है। अब लॉकडाउन होने की वजह से इनके पास दारू खत्म हो चुकी होती है। एक दूसरे से दारू का स्टफ मांगने लगते हैं। तभी दूसरा वाला बंदा इस बंदे को लेकर एक बार जाता है। इस बार आने पर ये दोनों ये देखते हैं कि इस बार में भर भर की दारू पड़ी है और बार में कोई भी मौजूद नहीं होता। दारू देखकर समझ जाते हैं कि इनकी तो लॉटरी लग चुकी है। जब ये दोनों दारू को हाथ लगाने ही वाले होते हैं तभी बिना सर वाला बंदा इनके सामने आकर थोड़ा बहुत नाटकी करके भाग जाता है। ये देखकर इन दोनों को तो कुछ समझ में नहीं आता। जब दोबारा दारू को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तभी दूसरे कमरे से एक बक्सा इनके सामने आता है। ये दो बंदे इस बक्से के अंदर झांकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी इस बक्से के अंदर से एक हाथ आकर इन दोनों को इस बक्से के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। तभी इन दोनों पर कोई बंदा हमला करने की वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब ये दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो इनके पास कुछ अजीब के बंदे होते हैं, ग्रीन मास्क पहनकर चमकते हुए। ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि ये हरे भरे लोग कौन है। तभी दूर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की इन दोनों के पास आती है। ये दोनों इस लड़की से पूछने लगते हैं कि कौन हो आप लोग। ये लड़की कहने लगती है कि हम एलियंस है। एक्चुअली हम लोग दूसरे ग्रहों को ट्रैवल करते रहते हैं। इस तरह से हम लोग आपके अर्थ को भी आए, लेकिन आप इंसान अपनी धरती पर कोरोना वायरस फैलाकर बैठे, लॉकडाउन डाल दिया, हम अपने घर वापस जा नहीं पाए। जब हमारी रॉकेट को पावर सोर्स मिलेगा तो हम वापस यहाँ से लौट जाएंगे। एक बंदा पूछने लगता है तो सारे धरती पर आपको यही बार मिला रहने के लिए। ये लड़की कहने लगती है कि एक्चुअली दारू ही हमारा खान पान है। गुटखा, तंबाकू, बोलो जुबान केसरी की, ये सब कुछ हमारी जरूरतें हैं। इस बार में हम लोगों को काफी सारा दारू दिखा, इसलिए हम लोग यहीं पर रहने लगे। उसके बाद ये दो बंदे उस लड़की से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप लोग हम दोनों को प्लीज 2 बॉटल दे दीजिए, काफी दिनों से दारू नहीं पी हमने। ये लड़की तो मना करने लगती है, नहीं आपको दारू नहीं मिलेगी। बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो लड़की कहने लगती है ठीक है, मैं आप लोगों को एक टेस्ट रखूंगी, अगर उस टेस्ट में पास हो जाओगे तो मैं आपको दारू की बोतल दूंगी। इस तरह से वो लड़की एक बंदे को एक अजीब की शक्ति देती है। अब ये बंदा अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करते हुए अच्छे से यूज करने लगता है। मतलब इनके मन में जो होता है वो इनके सामने प्रकट होता है। और इसी तरह दूसरा बंदा अपनी दादी को कॉल करके उससे बात करने लगता है जो काफी दिनों से बात नहीं की। वो लड़की कहने लगती है कि आप दोनों मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो। ये दोनों पूछने लगते हैं तो हमको 2 बॉटल दे दीजिए। लड़की कहने लगती है नहीं दूंगी मैं, लेकिन आपके अंदर एक टैलेंट है, आप उसका इस्तेमाल करो। ऐसा कहते हुए वो एलियंस यहाँ से गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट डे पर कार्तिका को लाइब्रेरी में वही एलियंस नजर आने लगते हैं। कार्तिका पूछने लगती है कि आप लोग तो कहानी में मौजूद थे, यहाँ पर कैसे आ गए। वो एलियन लड़की कहने लगती है ठीक है हम चले जाएंगे। इस तरह से वो गायब हो जाती है। यह देखकर कार्तिका बहुत डर जाती है, सोच लेती है कि फटाफट से यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि लास्ट कहानी में ऐसा क्या हो सकता है। बिना अपने घर गए लास्ट कहानी 5th कहानी को पढ़ने लगती है। 5वीं कहानी का नाम होता है चुड़ैल। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है और एक्चुअली ये टाइम पीरियड 100 साल पहले का होता है। एक औरत खेत में बैठकर खाना पकाते हुए अपने बच्चे को झूले में झुलाती रहती है।
खाना पकने के बाद जब वो अपने बच्चों को देखती है तो झूले में इसका बच्चा मौजूद नहीं होता। बहुत फूट फूट के रोने लगती है। उसके बाद एक रात जब उस गाँव वाला बंदा आधी रात को अपने साइकिल के जरिए से अपने घर जा रहा होता है तो इस बंदे को ऐसा लगता है कि कोई इसको बुला रहा है। तभी हम ये देखते हैं कि इस बंदे का सर धड़ से अलग हो चुका है। उसके बाद इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इस गांव में काजल का खानदान बहुत ही रईस होता है। इसका हस्बैंड दूसरे शहर में काम करता है। इसकी एक बच्ची भी होती है। एक दिन काजल का देवर अरुणाचलम काजल के पास आकर इसके हस्बैंड का लेटर देने लगता है। लेटर देखकर पता चलता है कि कुछ दिनों बाद काजल का हस्बैंड वापस अपने गांव आ रहा है। ये खबर सुनने के बाद काजल और अरुणाचलम बहुत खुश होने लगते हैं। तभी गांव वालों को उस बंदे के बारे में पता चलता है जो रात को सर से धड़ अलग हो चुका था। इस गांव में अन्नाची नाम का एक और रईस बंदा भी होता है, शायद गांव का प्रेसिडेंट, समथिंग लाइक दैट। अरुणाचलम अन्नाची से कहने लगता है कि अब हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। गांव में अजीब अजीब से घटनाएं हो रही है, लेकिन अन्नाची ये नहीं चाहता इसके गांव में पुलिस आए। तभी गांव वाला बंदा अन्नाची से एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है। एक रात जब मैं और मेरी बीवी अपने घर में मौजूद थे तो हमने लाइट के नीचे एक अजीब की औरत को देखा। बहुत ही भयानक थी, कुछ खा रही थी वो। हम दोनों डर के मारे उसके पास नहीं गए। अन्नाची कहने लगता है कि तुम कुछ भी फालतू बातें करते रहते हो, उस रात तुमने दारू पी होगी। इस तरह से इन बातों को लाइटली लेने लगता है। खैर एक दिन काजल अपने घर में गाँव वालों के लिए कुछ अन्नदान करने लगती है। इसी दरमियान में एक बंदा काजल के पास आकर कुछ हेल्प मांगने लगता है तो काजल इस बंदे की भरपूर से सहायता करने लगती है। मतलब काजल लोगों की हेल्प करने में पीछे ही नहीं हटती। इसी दरमियान में अन्नाची काजल के घर आता है। बातों ही बातों में काजल अन्नाची से अपने एक सीक्रेट पावर के बारे में बताने लगती है कि ये जो कुछ भी सोचती है वो होकर ही रहेगा। अन्नाची पहले तो काजल की बातों पर यकीन नहीं करता। काजल अन्नाची को यकीन दिलाने के लिए एक पेपर पर ये लिखती है कि शायद अन्नाची तुम बचकर रहना, तुम्हारा बगल वाला मटका टूटने वाला है। ये पढ़ने के बाद अन्नाची जोर जोर से हंसने लगता है। अब इसका हाथ लगकर वो मटका सच में टूट जाता है। तभी काजल को ये बात पता चलती है कि इसका हस्बैंड घर वापस आ चुका है। खुश होते हुए काजल जब अपने घर के बाहर जाती है तो अरुणाचलम से काजल को ये बात पता चलती है कि इसका पति मर चुका है। काजल के घर इसके पति की डेड बॉडी आई है। अपने पति की डेड बॉडी को देखकर ये तो बहुत फूट फूट के रोने लगती है। थोड़े दिन के बाद एक वकील और अन्नाची काजल के घर आकर ये बताने लगते हैं कि तुम्हारे पति ने मरते मरते ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। ये देखने के बाद अन्नाची काजल से कहने लगता है, अरे काजल तुम इतनी प्रॉपर्टी का क्या करोगी, मेरे हाथ में समा दो, तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो, प्रॉपर्टी को मैं संभालूंगा। काजल गुस्से में अन्नाची से कहने लगती है कि कोई जरूरत नहीं है, पहले गांव में जो कांड हो रहे हैं तुम उस पर फोकस करो, प्रॉपर्टी और मेरी बच्ची को मैं खुद संभाल लूंगी। तभी काजल के घर में काम करने वाला एक बंदा अन्नाची को खोपची में बुलाकर एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि साहब जी आप मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक रात मैंने किसी कमरे से कुछ अजीब की आवाजें सुनी। जब मैंने उस कमरे में जाकर देखा तो मेम साहब बहुत ही डरावनी हालत में कुत्ते का गोश्त खा रही थी। ये सुनने के बाद अन्नाची शॉक में रह जाता है और सोचने लगता है कि गांव में जो हत्याएं हो रही है शायद काजल की वजह से ही हो रही है और फटाफट से इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। इस तरह से अन्नाची अरुणाचलम से बहाना बनाकर एक स्वामी जी को काजल के घर लाता है। और एक्चुअली काजल का पति मरने की वजह से वो डिप्रेशन में होती है, किसी भी मिलना नहीं चाहती। जब वो स्वामी जी काजल के पास जाता है तो काजल इस पर भी हमला करने लगती है। तो बाहर आकर अन्नाची और अरुणाचलम से कहने लगता है कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। गांव में जो हत्याएं हो रही है इसका कारण यही लड़की है। ये जो कुछ भी अपनी जबान से बोलती है वो सच होकर ही रहेगा। अन्नाची पूछने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, इसका हल क्या है। स्वामी जी कहने लगता है कि इस औरत की जुबान काटना होगा, तभी इस गांव में शांति आएगी। सो दूसरे दिन गांव वाले अन्नाची की बात मानकर कुछ रिचुअल्स के साथ मंदिर के पास काजल की जबान काट देते हैं और उसी मंदिर के पास काजल और उसकी बच्ची को एक छोटी सी झोपड़ी में रखते हैं। और शायद गांव का हर एक बंदा काजल के पास आकर कांड करने लगता है। बेचारी को वैश्या बनाकर रख देते हैं। एक दिन जब काजल और उसकी बच्ची मंदिर में बैठे होते हैं, उसी मंदिर में वो बंदा आकर काजल को नारियल भीख में देने लगता है। ये बंदा वही होता है जब कुछ दिनों पहले काजल ने इस बंदे की हेल्प की थी। यहाँ पर बात यह है कि गांव वाले काजल को अछूत मानने लगते हैं, लेकिन कांड करने से पीछे नहीं हटते। उसके बाद एक दिन अन्नाची भी काजल के पास आकर इसके साथ बलात्कार करने लगता है। यह होने के बाद जब अन्नाची रात के वक्त अपने घर जाने लगता है तो तभी वो स्वामी जी, काजल के घर में काम करने वाला बंदा और अरुणाचलम अन्नाची पर हमला करने लगते हैं। अन्नाची को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि इस सारे कांड के पीछे काजल के देवर का ही हाथ है। काजल के हस्बैंड को इसी ने मारा
गांव वालों को इसी ने मारा, शायद काजल की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। उसके बाद अरुणाचलम काजल की झोपड़ी में आकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काजल अपने हाथ में चाकू लेकर इसको अपनी झोपड़ी से भगा देती है। ये सब कुछ देखकर काजल ठान लेती है कि अब इन दोनों का जिंदा रहना मुनासिब नहीं है। काजल अपनी बच्ची को लेकर एक कुएं के पास जाती है। उसकी बच्ची पूछने लगती है कि माँ तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। अब बेचारी काजल तो बात नहीं कर सकती, हाथ जोड़कर अपनी बच्ची से माफी मांगने लगती है। जब अपनी बच्ची को कुएं में ढकेलने ही वाली होती है, उसी वक्त अरुणाचलम गांव वालों को लेकर इस कुएं के पास आता है। गांव वालों से कहने लगता है, देखा आप लोगों ने, ये औरत अपनी बच्ची को मारने के लिए यहाँ पर आई है। हमारे गांव में होने वाले हत्याओं का कारण यही है वो शैतानी चुड़ैल। सो गांव वाले अरुणाचलम की बात को सच मानकर बेचारी काजल को बहुत मारने पीटने लगते हैं। अब काजल की बेटी भी अपनी माँ की हरकतों को देखकर इससे नफरत करने लगती है, पत्थर से काजल पर हमला करने लगती है। इस तरह से बेचारी काजल को पत्थरों से मार मार कर बेचारी को मार ही देते हैं। ये कहानी सुनने के बाद कार्तिका भी बहुत इमोशनल होने लगती है। लास्ट पेज में बाकी कहानी को पढ़ने लगती है। एक रात अरुणाचलम, वो स्वामी जी और काम वाला बंदा बैठकर दारू पी रहे होते हैं। इन तीनों के पास काजल की आत्मा आकर शायद इन तीनों को मार देती है। खर्च के बाद कार्तिका अपने घर में आने पर इसके घर में प्रिया मौजूद होती है। उस किताब का एक और पन्ना कार्तिका के हाथ में थमाती है। तो यहाँ पर कार्तिका को ये बात पता चलती है कि इस किताब की ऑथर का नाम होता है कार्तिका। मतलब किताब को लिखने वाली का नाम भी कार्तिका होता है और पढ़ने वाली का नाम भी कार्तिका होता है। कार्तिका समझ जाती है कि 100 साल पहले ही कार्तिका ने इस किताब को लिखा था और इस किताब में जो लिखा आजकल वही हो रहा है। प्रिया कहने लगती है, वही नहीं, इस किताब में सिग्नेचर देखो, सेम तुम्हारी तरह है। शायद पिछले जन्म में तुम ही कार्तिका थी। सो कार्तिका इस चीज को टेस्ट करने के लिए पेपर पर कुछ लिखने लगती है। मतलब ये लिखने लगती है कि सांता क्लॉस इस पर हमला करेगा। तभी कार्तिका घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। ये सुनने के बाद ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। दरवाजा ओपन करने पर पता चलता है कि वो तो प्रिया का भाई होता है। प्रिया को पिक करने के लिए यहाँ पर आता है। सो प्रिया जाने के बाद कार्तिका अपने घर में सांता क्लॉस को देखती है, अपने एक हाथ में घंटी पकड़े हुए, दूसरे हाथ में लाठी पकड़े हुए। कार्तिका पर हमला करने के लिए रेडी होता है। इस तरह से ये कहानी दी एंड होती है। बाकी कहानी टू बी कंटिन्यूड।